एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम समझेंगे बीएससी सेकंड ईयर ऑप्टिक्स फिजिक्स के चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और शुरुआती टॉपिक को, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ये प्रत्येक वर्ष एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है, तो इसको हम बिल्कुल उसी वे में समझेंगे जिस तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख कर आएंगे। देखिए ये हमारे पास एक शुरुआती टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आने वाले सभी जो भी टॉपिक होंगे इस चैप्टर में सभी में इसका यूज होगा, सभी डेरिवेशंस में। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हम समझेंगे जिस तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख के आएंगे। तो देखिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, एक तरीके से आप मैट्रिक्स वर्ड से ही समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। यहाँ पर हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स होता है जो कि इसके रिजल्ट के रूप में हमें फाइंड आउट करना है इसके डेरिवेशन में। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर d अपॉन में म्यू, ये म्यू दर्शाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये 1। और देखो यहाँ पर हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास होती है इनपुट मैट्रिक्स, ये हमारे पास होती है आउटपुट मैट्रिक्स, और ये हमारे पास इनके लिए कांस्टेंट कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि प्रत्येक डेरिवेशन में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर λ2 y2 और इस साइड में इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं λ1 और y1 कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा किसके लिए, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आएगा, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं इस डेरिवेशन में, एक रे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने रे ले ली, एक रे ऑफ लाइट P, और इसका ये फाइनल पॉइंट है क्या हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शुरुआत में इसमें सपोज ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q इन ए, ये किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इन ए मीडियम जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं म्यू के इक्वल। ठीक है, अब डायग्राम में इसको शो हम कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास होती है जिस तरीके से नॉर्मल होता है उसी तरीके से ये हमारे पास इस रे के लिए कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल की शायद ये स्पेलिंग गलत है, तो देखो इसको हम क्यों लेते हैं, ताकि हम यहाँ पर इस रे की हाइट को देख सकें कि ये किस हाइट पर है इस प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ पर ये हाइट जो है ये हम ले लेते हैं y1, और जो इस पॉइंट की हाइट है क्या पॉइंट की, ये कुछ इस तरीके से ये हमारे पास है यहाँ पर y2। ठीक है, और जो हमारे पास एंगल बनेगा क्योंकि एक मीडियम में तो एंगल बनाएगी कुछ ना कुछ यहाँ पर, और जो यहाँ से इसके लिए एंगल बनेगा इसको हम लेट कर लेते हैं α1, इसको हम लेट कर लेते हैं α2 कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर भी इसको हम लेट कर लेते हैं A B, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी x, यहाँ पर x डैश कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को भी हम लेट कर लेते हैं अन के इक्वल। ये सब आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तो ये y1 हाइट है ना, तो यहाँ पर भी ये y1 ही होगी। यहाँ पर अगर हमसे पूछी जाए b से अंत तक की क्या हाइट है तो y1 है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए हम क्या कुछ लिख लेते हैं, इसके साथ ही हम ये भी लिख देंगे लेट y1 एंड y2 बी द हाइट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, देखो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको कह देते हैं ऑप्टिक एक्सिस, फ्रॉम ऑप्टिक एक्सिस ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमने नाम दे दिया x एक्सिस को डिनोट कर दिया। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर जो हमने एंगल लेट किया उनको, लेट α1 एंड α2 बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रे एट पॉइंट P एंड Q। और देखो इस जो हमारे पास ये डेरिवेशन होता है ट्रांसलेशन का, उसमें हमारे पास क्या होता है, ट्रांसलेशन सबसे ही आप याद रख लो, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो रे होती है रे इन सेम मीडियम, वो हमारे पास सेम मीडियम में होती है। यहाँ पर जो मीडियम है वही यहाँ पर हमारे पास होगा। और इसके साथ ही जो एंगल हमारे पास होते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की यहाँ पर बात की गई है, ये हमारे पास इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन केस ऑफ ट्रांसलेशन α1 इक्वल टू α2, और इसको हम लेट कर देते हैं अल्फा के इक्वल से, कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। लेट कर लेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमारे पास जो पॉइंट यहाँ पर होते हैं रे के, इनके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं। वो कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से लेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट हम P पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से लिख देंगे दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर। एक तो देखिए इसमें हमारे पास हाइट शामिल होती है, जो इसकी हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ,
तो ये हमारे पास हाइट क्या है y1, और एक हमारे पास ये होता है लैम्डा 1, इसको हम ऐड कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर नहीं दर्शाते। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर y हमारे पास होती है हाइट, और जो लैम्डा हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक बार देखिए, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आने वाले टॉपिक आप बड़ी आसान तरीके से समझ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर y2 और लैम्डा 2, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर लैम्डा 1 इक्वल टू, ये हमारे पास होता है, तो इसके लिए हमारे पास एंगल है इंक्लिनेशन का अल्फा 1 इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास इसके लिए होता है, तो म्यू ही हमारे पास इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। वेयर लैम्डा 2 इक्वल टू अल्फा 2 और म्यू, कुछ इस तरीके से। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये हमारे पास रिजल्ट होता है, ये हमारे पास मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास मैट्रिक होती है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये इसका रिजल्ट होता है। बट ये किस तरीके से आती है, किस तरीके से बनती है, इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। वो दो इक्वेशन किस फॉर्म में होती हैं, ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है इनकी, जैसे कि लैम्डा 2 इक्वल टू 3 लैम्डा 1, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, 5y1, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। फिर y2 इक्वल टू 4 लैम्डा 1 प्लस 6y1, कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है। और आपने जिस तरीके से 12th क्लास में मैथ में समझा होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी इंटू में होता है तो हमारे पास किस तरीके से होता है, जैसे कि देखो लैम्डा 1, तो यहाँ पर अगर मैं इनको सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स होगी ना, ये देखो लैम्डा 1 और यहाँ पर y1, देखो इसकी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी एक बार इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं ना। तो ये पोर्शन आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लेट किया इनको, और ये हमारे पास इक्वली होता है कुछ इस तरीके से, जो कि हमारे पास इक्वेशन आएंगी इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमें दो इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या कुछ वर्किंग रूल रहेगा हमारे पास, देखिए इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू अल्फा 1 इंटू में म्यू, फिर लैम्डा 2 इक्वल टू अल्फा इंटू में म्यू, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये क्या कहती है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों इक्वल हैं, जिनको हमने लेट कर लिया अल्फा के ही इक्वल, तो यहाँ पर हम अल्फा पुट कर देंगे इन दोनों की जगह। तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे ना। लेट कर लेता हूँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ये राइट हैंड साइड इनकी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 के इक्वल। और जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन होती है वो लैम्डा 2 की फॉर्म में हमारे पास होती है, एक हमारे पास होती है y की फॉर्म में और एक हमारे पास होती है लैम्डा 2 की फॉर्म में। तो यहाँ से यदि हम लैम्डा 2 की फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या कुछ किस तरीके से बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी लैम्डा 2 इक्वल टू, यहाँ से आप देखो इसको ध्यान में रखिए, लैम्डा 2 इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या होता है लैम्डा 1 और फिर y1, यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो पहले हमारे पास आएगा यहाँ पर लैम्डा 1 फिर प्लस y1। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास इसके इक्वल लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 1 का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या 1 है इंटू में, ठीक है। और हमारे पास ये y1 हम लेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y1 है नहीं, तो इसको हम क्या कर लेंगे इंटू में 0 कर देंगे, तो इसको कुछ इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, लिख सकते हैं ना, ये 0 ही बनेगा। तो यही बात मैंने कुछ इस तरीके से लिख दी ताकि आप इसको समझ सकें कि इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से बन चुकी है। इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, तो एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें y2 की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है बिल्कुल इसी तरीके से। वो किस तरीके से आएगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास y2 है क्या, y2 हमारे पास हाइट है b से क्या होगी, तो y2 इक्वल किसके है b अन और अन b, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, b अन प्लस अन क्यू। जैसे कि आप बुक में देखोगे तो बिल्कुल यही डेरिवेशन है, बट आप फर्स्ट टाइम इसको समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट नेक्स्ट डेरिवेशन में आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाओगे इसको वर्किंग रूल को, ठीक है। देखिए मैंने क्या कर दिया, सिंपली ये हमारे पास हाइट है कुछ इस तरीके से, मैंने इसको बी अन एंड क्या वन की फॉर्म में लिख दिया, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिख दिया गया y2 इक्वल टू बी अन। अब देखिए बी अन इसके इक्वल है ना, तो ये हमारे पास हाइट क्या है यहाँ से y1, तो ये y1 हो जाएगा प्लस अन क्यू। अब अन से जो क्यू की लेंथ होगी या फिर हम कहें हाइट होगी वो हमारे पास क्या होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन रहा है इसके साथ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर दें, देखो हमारे पास ये एंगल भी है, तो यहाँ पर यदि इस ट्रायंगल को हम लें, इन ट्रायंगल जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है पी अन क्यू, तो यहाँ से हमें किसकी आवश्यकता होगी, क्यू अन की वैल्यू की आवश्यकता होगी। क्यू अन इसके लिए हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, तो क्यू अन अपॉन में हम ले लेते हैं किसको, पी अन को, जो इसके लिए बेस हो जाएगा कुछ इस तरीके से,
ठीक है। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन के इक्वल, टेन थीटा के इक्वल होता है ना। और थीटा हमारे पास मान लो कि जो एंगल को दर्शाता है हमारे पास परपेंडिकुलर के जो सामने होता है अल्फा 1 है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा 1 इक्वल टू क्यू अन अपॉन में पी अन, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद हमारे पास हमें क्यू अन की, या फिर देखो यहाँ पर मैंने अन क्यू लिख रखा है तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसकी हमें वैल्यू क्या हो सकता है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ए से बी की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने लेट नहीं किया इसको, यहाँ पर अब मैंने इसको दर्शाया नहीं, तो ये हमारे पास है डी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ए बी और जो आप ये पी अन देख रहे हो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसकी डिस्टेंस यदि डी है तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डी ही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू अन इक्वल टू डी टेन अल्फा 1, और जो यहाँ पर ये वैल्यू आप देख रहे हो टेन अल्फा 1 ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल है, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाती है लगभग अल्फा 1 के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी स्मॉल हो जाती है। तो क्यू अन की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी डी अल्फा 1, ठीक है। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y2 इक्वल टू y1 प्लस डी अल्फा 1, कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गई ना। ये अल्फा 1 है, ये लैम्डा 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अल्फा की फॉर्म में है ये, तो अल्फा 1 हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए लैम्डा। तो लैम्डा के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। हमें पता है कि लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू में म्यू के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये 1 की फॉर्म में अल्फा 1, तो देखो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको y1 को एच डी रखेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, म्यू के साथ, और इसी के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये फॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल है, ये लैम्डा 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y2 इक्वल टू y1 प्लस डी लैम्डा 1 अपॉन में म्यू, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास आ चुकी है इसके लिए सेकंड इक्वेशन। तो देखो इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से लिख देते हैं, पहले लैम्डा 1 वाली फॉर्म। तो y2 इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा डी लैम्डा 1 अपॉन में इसके म्यू है प्लस y1, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। तो इनके लिए हम मैट्रिक्स लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम इनके लिए मैट्रिक्स। देखो लैम्डा 2 हमारे पास इक्वल है लैम्डा 1 प्लस 0 इंटू में y1, इसका कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर। फिर y2 हमारे पास इक्वल है डी अपॉन में म्यू लैम्डा 1 प्लस y1, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो देखो यदि हम इसी वे में इसको लिखेंगे लैम्डा 2 y2, जो कि ये हमारे पास ये होते हैं, हमारे पास यहाँ पर लिख रखा जो, और जो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स होती है ये हमारे पास किसकी फॉर्म में होती है, लैम्डा 1 अपॉन में y1, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लैम्डा 1 y1 y1। तो हम जैसा कि हमने यहाँ पर समझा कि ये इसी के मल्टीपल में होते हैं, तो इनको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा 1 y1, और अब हमारे पास रहता है क्या है यहाँ से, अब हमारे पास यहाँ से रहता है इसका कोएफिशिएंट 1, इसके लिए 0, यहाँ पर डी अपॉन में म्यू, यहाँ पर रहता है 1। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स होती है ये हमारे पास होती है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इसको ही कहा जाता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो हम लिख देंगे वेयर 1, और ये हमारे पास है डी अपॉन में म्यू 0 1 इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास ये मैट्रिक्स होती हैं इनका जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखो इसको हम लेट कर लेते हैं टी के इक्वल लेट कर हम कर सकते हैं, ट्रांसलेशन है तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमेशा ये 1 के इक्वल रहेगा। आप कोई भी डेरिवेशन करते हो तो उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेशन हमारे पास 1 के इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो आप जैसे करके देख सकते हो ये 1 हो जाएगा इंटू में, ये 1 हो जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से 0 हो जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का हमेशा 1 के ही इक्वल होगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमारे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का डेरिवेशन था। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि बड़े ही आसान तरीके से आप समझ जाएं। देखिए हमने क्या लिया शुरुआत में, पी एंड क्यू एक रे ऑफ लाइट ली, इसके लिए हमारे पास हाइट हो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से y1 एंड y2, जो कि क्यू और बी के बीच की हाइट है y2, ठीक है ना। तो इनके लिए हमने इस तरीके से अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लिए, और यहाँ पर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इन केस ऑफ ट्रांसलेशन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इनको हमने लेट कर लिया किसके इक्वल, अल्फा के इक्वल, ठीक है। अब हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं कुछ इस तरीके की फॉर्म में, ताकि इनको हम जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है इस फॉर्म में लिख सकें। तो इनके लिए हम इसको कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं, 1 से 2 बार आप इसको करके देखेंगे तो बड़ी आसान तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। देखिए यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई, गलती से मैंने इसको इनपुट कह दिया और यहाँ पर इसको आउटपुट मैट्रिक्स कह दिया, बट ये हमारे पास आउटपुट होती है, और इस तरफ जो होती है हमारे पास जो कि 1 की फॉर्म में होती है ये हमारे पास इनपुट होती है।
टू की फॉर्म में वाली हमारे पास आउटपुट होती है। तो इस तरीके से आप इसको समझें।